जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, गुड मॉर्निंग। और मुझे पता है अभी आप अपने अपने बेड में होंगे, ज़रा थोड़ा-सा मुँह धोएँ ताकि आप होश आ जाए, चूँकि हमारा आर्टिकल बड़ा अहम है। और गेट रेडी फॉर दिस आर्टिकल। अ, चैप्टर हमारा जो है दैट इज़ आईएएस 12। हमने इनकम टैक्सेस की बात करके चलनी है। और हम ये जो इनकम टैक्सेस का चैप्टर है, याद रखिएगा, हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करने नहीं आ रहे कि हमने इनकम टैक्स की फिगर क्या निकालनी है। ये मेरा टॉपिक नहीं है। इनकम टैक्स की फिगर क्या निकालनी है, इनकम टैक्स क्या है, ये टॉपिक जो है ये आप लोग अहमद जवाद साहब के साथ पढ़ते हैं और उसमें टैक्स की कैलकुलेशन करके चलते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि जो भी टैक्स आपके टैक्स अकाउंटेंट ने निकाल के दिया, आपने उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। सो बेसिकली तौर के ऊपर हमारा काम जो है वो अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेशन के ऊपर है। हाउ यू आर गोइंग टू डू द अकाउंटिंग फॉर द टैक्सेशन। लेट्स सी जी, देखते हैं हमें कहाँ से कुछ इसकी डेफिनेशंस है इसके अंदर, और उन डेफिनेशंस को लेके चलेंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता बात को बिल्टअप करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म इस्तेमाल होके चलती है जिसको हमें आप लोगों ने टैक्स में चूँकि ये बातें सारी सीखी हुई हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टैक्सेबल प्रॉफिट? ये 2 बड़ी ऐसी मेजर टर्म्स हैं जो कि आपके पास कंपनी अकाउंट्स के अंदर अगर आप देखें तो कंपनी अकाउंट्स में भी जाएँ, तो वहाँ पर भी ये दोनों बातों का ज़िक्र किया जाता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? जब एक अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग की वर्किंग करता है, तो वो अकाउंटेंट जो अपना नफ़ा और नुकसान निकालने के बाद अकाउंट्स के प्रॉफिट देता है बिफोर टैक्सेशन, उसे हम अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन जिस वक़्त आप टैक्सेशन अथॉरिटी बनकर उसके नफ़े और नुकसान को देख के चलते हैं, तो फिर आप भी एक एज़ अ टैक्सेशन अथॉरिटी एक दोबारा से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दोबारा से एडजस्टमेंट के बाद अपना एक नया प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और उसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट या टैक्सेबल लॉस। यानी कि मैं जब स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अकाउंट बनाऊंगा, तो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाए गए अकाउंट्स में जो मैं प्रॉफिट निकालूंगा, उसको मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट कहूंगा। और फिर अगर मैं उसको टैक्सेशन अथॉरिटी के मुताबिक अपने रूल्स लगाकर अपने प्रॉफिट को एडजस्ट करके नया प्रॉफिट निकालूंगा, तो मैं उसको टैक्सेबल प्रॉफिट कहूँगा। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ आपको, बड़ी आसान सी एग्ज़ाम्पल है। हमने कहा जी हमारे पास एक प्रॉफिट था और वो हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट आ रहा है। हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, मैं अज़्यूम करता हूँ कि जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है, मैं यहाँ पे सपोज़ करता हूँ वो कितना है, वो ₹20,000 है। अब आपको इस बात का पता है कि हमारे यहाँ जो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है और जो टैक्स वालों के यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो डिफरेंट होती है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसमें ऐड कर दें अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन। वो मैंने कहा सपोज़ करता हूँ वो ₹10,000 थी। उसने कहा ये ऐड कर दो और लेस कर दो टैक्स डेप्रिसिएशन। टैक्स वाले की डेप्रिसिएशन जो थी वो ₹5,000 थी। मैंने लेस कर दी। अब यहाँ पर हमारे पास एक नया प्रॉफिट निकल आएगा और वो प्रॉफिट क्या होगा? 20 जमा 10 30,000 मनफी 5,000 इज़ इक्वल टू 25,000। तो वो कहना ये चाहता है कि ये जो 25,000 है दैट इज़ कॉल्ड टैक्सेबल प्रॉफिट। सो व्हाट इज अ टैक्सेबल प्रॉफिट? जब हम कंप्यूटेशन करते हैं विद द टैक्स रूल्स, विद द टैक्स तमाम अथॉरिटीज की जो हमें उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके मुताबिक जो हम अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, उसको हम टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं। और वो प्रॉफिट जो कि एक अकाउंटेंट एज पर लॉ, एज पर एक अकाउंटेंट एज पर स्टैंडर्ड्स कैलकुलेट करके चलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम देके चलते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास कुछ फर्दर बातें आएंगी और उनमें से अब हमने इसको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को डिस्कस करके चलना है। मैं भी यहाँ पर डेफर टैक्स का जिक्र बिल्कुल नहीं करना चाहता, ठीक है। हम यहाँ पर एक और डेफिनेशन सीखेंगे और उसे हम कहेंगे कि टैक्स एक्सपेंस क्या होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स एक्सपेंस एंड व्हाट डू यू मीन बाय करंट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेफर टैक्स? यहाँ पर हम ये 3 डेफिनेशन सीखने की कोशिश करेंगे। करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स से मुराद है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट। कहते हैं जनाब, जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट है, मिसाल के तौर के ऊपर इसी एग्जांपल में अगर मेरा रेट ऑफ टैक्सेशन
20% हो, तो मेरा फिर टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है? मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट ये 25,000 रुपया है। तो व्हाट इज द करंट टैक्स? करंट टैक्स मुझे अगर कैलकुलेट करना है तो मेरा करंट टैक्स क्या होगा? मेरा करंट टैक्स 25,000 का 20% होगा एंड दैट बिकम्स 5,000 रुपीज। ठीक है, कैसे निकाला? 25,000 का 20% लिया तो मेरे पास मेरा करंट टैक्स निकल आया। सो करंट टैक्स वो टैक्सेशन होती है, वो टैक्स की फिगर होती है जिसकी हम जिसे हम टैक्सेबल प्रॉफिट पे निकालते हैं और हम इसकी एंट्री क्या करते हैं? हम इसको करंट टैक्स को डेबिट कर देते हैं और टैक्स पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं। सो करंट टैक्स इज अ वेरी सिंपल थिंग। यहां पर आके अगली जो बात हमें सीखनी है वो है टैक्स एक्सपेंस। इट इज द एग्रीगेट अमाउंट। जनाब कहता है जनाब कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को एग्रीगेट कर ले तो टैक्स एक्सपेंस बन जाता है। अच्छा, लेकिन अब यहां पर सीखना पड़ेगा कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है। तो डेफर्ड टैक्स एक अकाउंटिंग मैयर, एक ऐसी अकाउंटिंग की एंट्री है यूज टू मैच द टैक्स इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद देयर अकाउंटिंग इम्पैक्ट एंड देयर बाय प्रोड्यूस लेस डिस्टॉर्टेड रिजल्ट्स। कहता है जनाब इसकी अंग्रेजी में अगर मैं बात करके चलूं तो डेफिनेशन एक्सप्लेन नहीं होके पड़ती। मैं इसको थोड़ा सा यूं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जो कि जाहिर सी बात है जिस वक्त हम डेफर्ड टैक्स की डिटेलिंग करेंगे तो कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर होगा। लेकिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट बनाने की अगर मैं बात करके चलूं तो मैं ये कहता हूं कि जनाब मैं तो अकाउंटेंट हूं और मैंने एज एन अकाउंटेंट जो ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट निकाला है, ये मैंने गलत तो नहीं निकाला? क्यों? चाय तो मैंने यहां पर जो ये 20,000 रुपए का प्रॉफिट निकाला है, ये मैंने गलत तो नहीं निकाला, मैंने तो ये प्रॉफिट बिल्कुल ठीक निकाला है। अब टैक्स वाले को मैं आपका क्या ख्याल है कि मैंने डेप्रिसिएशन IAS 16 के मुताबिक चार्ज नहीं की? मैंने तो डेप्शन IAS 16 के मुताबिक चार्ज की है। जबकि टैक्स वाला पता नहीं किस हिसाब से डेप्शन चार्ज कर रहा है। वो कहता है पूरे साल की डेप्शन चार्ज कर लो, वो कहता है इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा शिफ्ट अलाउंस दे दो, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ टैक्स वाले की डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर इसलिए लेस की है और अपनी इसलिए एड बैक की है कि मैं टैक्स वालों की खातिर उनका प्रॉफिट निकाल सकूं। लेकिन यार मैं तो अकाउंटेंट हूं, मैंने ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक एज पर IAS 16 निकाली है। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं ये कहता हूं कि मुझे ये बेसिकली तौर के ऊपर करना ये है कि मुझे ये देखना है कि मेरे टैक्स की इस वर्किंग से मैं जो ये अपने इनकम टैक्स की प्रोविजन क्रिएट कर रहा हूं, रिजल्ट डिसॉर्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, मेरी फिगर जो है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए के ऊपर अगर 20% मैं लेके चलता तो मेरा टैक्स कितना आना था? 4,000। तो फिर करंट टैक्स में टैक्स वालों को खुश करने के लिए, टैक्स वालों के मुताबिक अपनी फिगरों को रेगुलेट करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक डिस्टॉर्शन लाओ कर दी और अपनी किताबों में करंट टैक्स 5,000 रुपए से पेबल बुक कर दिया। अब यहां पर मुझे क्या करना है? मुझे यहां पर ये करना है कि एक ऐसी फिगर इसके अंदर ऐड या लेस करनी है कि मेरा जवाब क्या आ जाए? 4,000 आ जाए। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर एक लफ्ज लिखूंगा, मैं कहता हूं ये क्या है? ये डेफर्ड टैक्स है। और डेफर्ड टैक्स कैन बी इनकम आल्सो, कैन बी एक्सपेंस आल्सो। क्योंकि मुझे यहां पर 5,000 की फिगर को 4,000 करना है, तो मैंने यहां से 1,000 रुपया मनफी किया। यहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया और किताबों में जाकर मैंने अपना डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट कर लिया। पर्पज ये हुआ कि मैं उस प्रॉफिट तक पहुंच जाऊं जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेशन की फिगर बननी चाहिए। और अब जो ये मेरा मुश्तरका फिगर बन रही है जो कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों की समेशन से बन के आ रही है, इसको हम कहते हैं टैक्स एक्सपेंस। उसने कहा था कि टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? उसने कहा था टैक्स एक्सपेंस दर हकीकत आपके करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का मजमुआ होता है। तो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को ऐड कर दें तो टैक्स एक्सपेंस निकल आता है। करंट टैक्स क्या होता है? ये वो टैक्सेशन होती है जो टैक्सेबल प्रॉफिट पर आप कंप्यूट करके चलते हैं। डेफर्ड टैक्स वो आपकी फिगर होती है टैक्सेशन के लिए आपकी अकाउंटिंग एंट्री, इसका इनकम टैक्स वालों से कोई ताल्लुक नहीं होता। डेफर्ड टैक्स एक ऐसी आपकी फिगर होती है जो कि आप अपने एक अकाउंटिंग मिसमैच को
क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट, आपने अपनी टैक्सेशन की जो प्रोविजन है वो अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट पे नहीं की, बल्कि टैक्सेबल प्रॉफिट पे की है। उससे एक डिस्टॉर्शन आ गई है। उस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करने के लिए आप एक बैलेंसिंग फिगर, आप एक एडजस्टिंग फिगर की एंट्री डाल के चलते हैं, ताकि आपका टैक्स एक्सपेंस, यानी कि टोटल एग्रीगेट टैक्स की जो फिगर है, आपका टैक्स एक्सपेंस आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट के टैक्सेबल की फिगर के नजदीक तरीन आ जाए। तो हम ऐसी फिगर को क्या कहते हैं, हम इसको डेफर्ड टैक्स का नाम देके चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि टैक्स एक्सपेंस ने फिगर को 4000 के बराबर कर दिया। तो फिर करंट टैक्स वो हुआ जो टैक्सेबल प्रॉफिट पर है, डेफर्ड टैक्स वो हुआ जिसने इस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज किया, और टैक्स एक्सपेंस वो हुआ जो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों को जमा कर दिया जाए। तो फिर जो हमारी क्यूमुलेटिव फिगर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, टैक्स एक्सपेंस कहते हैं। फिलहाल अगर ये वाली बात आपको समझ आ जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये टैक्स एक्सपेंस की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, करंट टैक्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, और डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। कुछ अगली डेफिनेशंस हैं, ये अभी हमारे लिए इररेलेवेंट है, मैं अभी इनके ऊपर नहीं जा रहा। ये सारी की सारी जो बातें हैं, हाँ, यहाँ पर एक मैं आपके साथ और डेफिनेशन ऐसी है जो मैं शेयर कर लेना चाहता हूँ, और उसे हम कहते हैं परमानेंट डिफरेंसेस। कहता जनाब, जब हम डिफरेंसेस की बात करके चलते हैं, भट्टी साहब मैं आ रहा हूँ, जिस वक्त हम डिफरेंसेस की बात करके चलते हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में दो किस्म के डिफरेंसेस होते हैं। एक वो डिफरेंस होता है जो कि टेम्पररी डिफरेंस हो, जो कि आपका टाइमिंग डिफरेंस हो, आज या कल में कभी ना कभी जाके वो बराबर हो जाना हो। और एक वो डिफरेंस होता है जो कि हमेशा डिफरेंस रहना है, अब कभी भी आपका प्रॉफिट जो है वो बराबर नहीं होना। मैं इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत जगह पे आएगी, ओ भाई इसको सही करो, कहाँ लेके जाना। हाँ चाहिए, रेफरेंस का है। मैं इस बात को यूं लेके चलता हूं, हमारे पास जब हमने अब फिर डिफर की बात करके चली, हमारे पास दो किस्म के डिफरेंसेस आ सकते हैं। एक डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, मैंने भी आपसे एग्जांपल ली। लेट्स सी, हम देखते हैं डेप्रिसिएशन को। मैंने एक एसेट लिया जो कि 10,000 रुपए का एसेट था। मेरी कॉस्ट क्या थी, 10,000 रुपया थी। और इस 10,000 को मेरे अकाउंटेंट ने कहा कि सर आपने इसको 20% पर एनम डेप्रिशिएट करना है, और स्ट्रेट लाइन पे करना है। किस पे करना है, स्ट्रेट लाइन पे करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये एसेट 5 सालों में डेप्रिशिएट हो जाएगा, और हर साल 2,000 रुपया, हर साल 2,000 रुपया, ठीक है। और हम इसको हर साल 2-2 हजार रुपए से क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे। एम आई राइट जी, ठीक है। ये खत्म करो यार इसको, ये रेड पेन क्यों नहीं खत्म हो रहा, कर्सर ऊपर ले जाकर ना ये वाला। तो ये हमारे पास 2,000 रुपया, हमारे पास हर हर साल के लिए हमारे पास डेप्शन आ जाएगी। अगर मैं टैक्सेशन की बात करके चलता हूं तो टैक्स वालों ने कहा कि जनाब नहीं, हमने जो अपनी वर्किंग सीखी है उसके मुताबिक ये 25% डेप्रिशिएट होगा पर एनम, और स्ट्रेट लाइन पे होगा। अच्छा जी, ठीक है, कोई मसला नहीं, हम आपके मुताबिक भी बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये हर साल 25,000 25,000 से डेप्रिशिएट होता रहेगा। नहीं जी, 4 सालों में ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन 5वें साल इसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। अब एक चीज सिंपल सी बात है, एक अगर मैं अज्यूम करके चलता हूं कि अगर मेरा हर साल का जो प्रॉफिट है, मेरा हर साल का प्रॉफिट अगर वो 10,000 रुपया आता है, तो अकाउंटेंट के मुताबिक 10,000 रुपये प्रॉफिट में से 2,000 लेस कर दोगे तो वो कहेगा जी मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 8,000 रुपये का है। देखिएगा, ये अकाउंटेंट हर साल का अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट 8,000 रुपया लेके चल रहा होगा। लेकिन टैक्स वाले कहेंगे कि 2500 मनफी करो, तो उनका हर साल का अकाउंटिंग प्रॉफिट जो होगा वो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 7,500 का हो रहा होगा। और चूंकि हम 5वें साल की बात करते हैं जहां पे कोई डेप्रिसिएशन है ही नहीं,
तो क्या जवाब है? उनका प्रॉफिट 10,000 आ रहा होगा, जबकि मेरा 5वें साल का प्रॉफिट 8,000 पे आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको यूं देखूं कि इस डेप्रिसिएशन में मैं भी 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं, टैक्स वाला भी 10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। मैं डेप्रिसिएशन हर साल 2-2 हजार रुपया चार्ज कर रहा हूं, टैक्स वाला डेप्रिसिएशन हर साल 25-2500 चार्ज कर रहा है, विद वन डिफरेंस के उसका जब साल नंबर 5 आता है तो एसेट तो डेप्रिशिएट हो चुका है, कुछ भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता। तो फिर मेरा जो प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्सेशन अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 8-8 हजार रुपया आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल में 500 रुपए का डिफरेंस होगा। हर साल में टैक्स वाला 7,500 रुपए टैक्स बना रहा होगा। मैं इस दफा टैक्स कितने पे बना रहा हूँ? 8,000 रुपए के ऊपर टैक्स बना रहा हूँ। मेरा टैक्स हर दफा कितने पे बन रहा होगा? 8,000 के ऊपर। मैं कहूंगा प्रॉफिट 8,000 है, इसके ऊपर टैक्स निकालें। टैक्स वाला कह रहा होगा प्रॉफिट 7,500 रुपए है। लेकिन एक चीज नोट कीजिएगा, पांचवां साल बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं पांचवें साल में भी 8,000 के ऊपर ही टैक्स बना रहा हूँ, लेकिन टैक्स वाला जो है वो पांचवें साल के अंदर 7,500 नहीं बल्कि इस दफा 10,000 के ऊपर आपसे टैक्स दे रहा होगा। अब अगर हम ये देख के चलें, हम एक अजम्पशन लेके चलें और वो अजम्पशन लेके चलें कि हमारी टैक्सेशन की फिगर जो है, मैं अज्यूम करता हूं कि वो अगर 30% है, तो मैंने यहां पर कितना टैक्स देना है? 2400। मैंने यहां पे कितना टैक्स देना है? 2400। 2400, फिर भी 2400, फिर भी 2400। तो भाईजान मैंने टोटल 5 सालों में 2400 रुपए के हिसाब से कितना टैक्स दिया क्यूम साहब? मैंने 12,000। मैंने 12,000 रुपए का टैक्स दिया अकाउंटेंट के मुताबिक। हर साल अकाउंटेंट कहता है 24-2400 का टैक्स लेते जाओ। अच्छा जी, यहां पर जाते हैं तो ये 750 रुपए की बात कर रहा है। तो 750 रुपए के ऊपर 7500 रुपए के ऊपर 30 से कितना बनता है? ये कहता है जी 2400 नहीं टैक्स लेना तुमसे, मैंने 2250 लेना है, 2250 लेना है, 2250 लेना है, 2250 लेना है। लेकिन आखिरी साल में चूंकि प्रॉफिट 10,000 रुपया है, तो यहां पर पूरा 3,000 लेना है। अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो इनका भी जवाब कितना आ रहा है? 12,000 रुपया ही आ रहा है। भाईजान ये ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से मैं अगर ये कहूं कि 5 सालों को मैं अक्यूमुलेट कर लूं, मैं ये कहूं कि मैं 5 सालों को अक्यूमुलेट कर लूं, मैं ये कहूं मैं 5 सालों को अक्यूमुलेट कर लूं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं 5 सालों को एक्यूमुलेट कर लूं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 सालों को एक्यूमुलेट ना करूं और एक एक साल को देखूं, तो हर साल के अंदर डिफरेंस है। 2400 और 2250 टैक्सेशन का आप देख सकते हैं डिफरेंस आएगा। हर दफा डिफरेंस आएगा। वो 2250 2250 2250 मेरा करंट टैक्स बनेगा। मुझे करंट टैक्स को 2250 मेरा करंट टैक्स बनेगा। मुझे करंट टैक्स को जरा थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा शीट को, मैं इसका साथ वो अगर शीट बना के दिखाऊं कि हमारे पास ये करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में कैसे रिपोर्ट होता है। अब यार एक अहमद साहब की गद्दी लिखाई मिटा दे क्यों नहीं? अब देखिएगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहला साल लेता हूँ, दूसरा लेता हूँ, तीसरा लेता हूँ, चौथा लेता हूँ और पांचवा लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा प्रॉफिट कितना है पांचों सालों के हिसाब से। तो मैंने बताया कि मेरा प्रॉफिट तो हर साल 10-10 हजार रुपया था। ठीक हो गया जनाब? ये देखिएगा जरा, ठीक है। ये पांचों सालों में प्रॉफिट 10-10 हजार रुपया आ गया मेरा। और फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरी जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन थी, मैं इसके अंदर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की बात करके चल रहा हूँ। तो मेरी डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये आ रही है। मेरी डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये आ रही है। मेरी डेप्रिसिएशन 2,000 रुपये आ रही है। ठीक है। तो चूंकि ये डेप्शन लेस करनी है, तो फिर इसका मतलब मेरी अकाउंटिंग डेप्शन लेस करने के बाद मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बन गया? 8,000 बन गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मेरा प्रॉफिट ऐसा है जो कि प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट वो है जो कि मेरी किताबों में आ रहा है। मैं इसे क्या कहूंगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं यहां पर निकालने लगा हूं करंट टैक्स। मेरा करंट टैक्स कितना होगा? तो करंट टैक्स 8,000 पे नहीं किया जाएगा, करंट टैक्स किया जाएगा एज पर टैक्सेबल डेप्रिसिएशन। वो कितनी है? 2500। तो टैक्सेबल डेप्रिसिएशन जो थी वो अगर मेरी 2500 रुपया की थी, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने करंट करंट टैक्स को कैलकुलेट करने से पहले मैं यहां पर जो एक शीट बना रहा हूं, तो मैं कहता हूं जी यहां पर मैं एक शीट बना देता हूं।
सिर्फ और सिर्फ अपनी इस वर्किंग की, ठीक है। उस वर्किंग के मुताबिक मैं कहता हूं कि मेरी जो टैक्स डेप्रिसिएशन थी वो कितनी थी, मेरी टैक्स डेप्रिसिएशन जो थी वो हर साल की 2500 रुपए की थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये मेरी क्या बन गई, टैक्स डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आया, मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट इस 10,000 में से 2500 लेस करके कितना आता है, 7400। और यहां पर 10,000, ठीक है जी। फिर मैंने कहा कि जनाब अब अगर मैं अपना टैक्सेशन कैलकुलेट करता हूं तो फिर मैं आता हूं करंट टैक्स के ऊपर। तो करंट टैक्स जाहिर सी बात है, आपको बताया था किस पे निकाला जाता है, टैक्सेबल प्रॉफिट के ऊपर। तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट तो ये था, टैक्सेबल प्रॉफिट की फिगर तो ये थी। तो मैंने इसके ऊपर जब 30% निकाला तो मेरे पास फिगर आ गई 2250, 2250, 2250, 2250। और यहां पर कितनी आ गई, 3,000। लेकिन मुझे यहां पर टैक्स एक्सपेंस लेके आना है। और टैक्स एक्सपेंस मैंने बताया आपको कि वो फिगर होगी या वो टैक्स होना चाहिए जो दर हकीकत यहां पर क्या फिगर कैलकुलेट कर दे, जो कि एज पर अकाउंटिंग। तो मुझे तो यहां पे फिगर चाहिए एज पर दैट फिगर 2400 रुपया। ये 2400 कहां से निकाला, 2400, 8,000 का 30% तो 2400 आता है। मुझे तो यहां पर हर साल 2400 चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर मुझे इस बैलेंस को 2400 करने के लिए, इस बैलेंस को 2400 करने के लिए मुझे एक फिगर आने लगानी पड़ेगी। उसका मैंने नाम क्या रखा है, डेफर टैक्स। तो कितने क्या फिगर यहां पर ऐड करूं कि जवाब 2400 आ जाए। तो भाईजान वो फिगर मेरी बैलेंसिंग फिगर की फिगर बन रही है, वो कितने की बनेगी, 150 रुपए मुझे फर्दर यहां पर ऐड करने पड़ेंगे। 150 ऐड करने पड़ेंगे, 150 ऐड करने पड़ेंगे, 150 ऐड करने पड़ेंगे। और इधर क्या हुआ, इधर ये हुआ कि ये तो 3,000 लेके बैठा हुआ है, तो मुझे यहां से 600 रुपया लेस करना पड़ेगा कि जवाब 2400 आ जाए। अब अगर हम एक्यूमुलेटेड की बात करके चलें कि हम कहें कि हमने टोटल करंट टैक्स कितना निकाला, तो भाईजान टोटल करंट टैक्स इन सबको जमा कर लें, जो हमसे टैक्स वाले लेंगे वो 12,000, और मेरे मुताबिक भी कितनी फिगर बनती है, 12,000। सिर्फ फर्क ये है कि टैक्स वाले पहले 4 सालों में 2250 2250 दे रहे हैं, आखिरी साल के अंदर 3,000 ले रहे हैं। मैं कहता हूं ये तो गलत काम है, डेप्रिसिएशन तो सब सालों की बराबर थी। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, जो हम अकाउंटेंट हैं, हम हर साल टैक्सेशन 2400 2400 लेके चल रहे हैं। आप देखें, मैंने अपने डिटेरिवेटेड रिजल्ट को डिटेरिवेट नहीं होने दिया, बल्कि मैंने उसको प्रॉपर तरीके से वैसे का वैसे ही मूव किया। थोड़ा सा मैं अगर इसके साथ इसके अगर मैं एंट्रीज का इफेक्ट भी बताऊं, तो ये देखिएगा जरा मैं इसकी एंट्रीज कैसे लेके चलता हूं। ये जो आपके पास 2250 करंट टैक्स आ रहा है, ये करंट टैक्स तो आपकी एंट्री मैंने बता दी कि करंट टैक्स की एंट्री हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होता है और टैक्स पेएबल ये क्रेडिट हो जाता है। और फिर जब आप टैक्स पेएबल क्रेडिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली टैक्स पेएबल जो होगा, आपने कैश के अगेंस्ट टैक्स को पे कर दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। डेफर्ड टैक्स कैसे खत्म होगा, देखिएगा, ये जो हम डेफर्ड टैक्स है, मैं इसका यहाँ पे टी काउंट बना लेता हूं। तो डेफर्ड टैक्स में जाहिर सी बात है ये बैलेंस शीट का आइटम है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में 150 रुपया डेबिट हो रहा है, तो यहां पर मेरी डेफर्ड टैक्स की 150 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगले साल में फिर मेरी 150 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगले साल में मेरी फिर 150 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगले साल में मेरी फिर 150 रुपए की लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। और फिर क्या हुआ, जब पांचवा साल आया तो उसमें मुझे 600 रुपया इनकम बना के चलनी है, क्योंकि मुझे 3,000 को 2400 पे लेके आना है, तो 600 रुपया मेरा यहाँ पर आ गया। और अगर आप यहाँ पर 5 सालों बाद डेफर्ड टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, वो नीला आ जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, मुझे पता था कि मैं अपनी किताबों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझसे टैक्स वाला 2250 रुपए लेके जा रहा है, दर हकीकत 2400 लेना चाहिए। तो मैं अपनी किताबों में कह रहा हूं कि ये मेरी लायबिलिटी है, लेकिन डेफर्ड लायबिलिटी है, एक दिन आएगा कि मुझसे ये पैसे लेगा। तो 150 रुपया, फिर 150 रुपया, फिर 150 रुपया, फिर 150 रुपया मेरी लायबिलिटी बनती रही। और फिर जब पांचवा साल आया और उसने मुझसे वो 600 रुपये मांगे, तो मैंने वो 600 रुपया उसको वापस कर दिया। और वो 600 रुपया वापस करने से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई। यहां पर आप देखेंगे, ये जितनी भी मैंने आपसे फिगर की बात करके चला हूं, जितनी भी मैंने एग्जांपल लेके चला हूं, जिसमें मैंने आपको करंट टैक्स बनाया है, डेफर्ड टैक्स बनाया है, इसकी सारी वर्किंग शेयर की है, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डेफर्ड टैक्स किस तरीके के साथ डिस्टॉर्शन को मैनेज करके चलता है, वो डिस्टॉर्शन होती क्या है।
और फिर आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि ये सारे का सारा जो डिफरेंस है, ये आपका टेम्परेरी डिफरेंस है, टाइमिंग का डिफरेंस है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोनों एक्सपेंसेस जो हैं वो एग्री करके चल रहे हैं। हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मानते हैं कि मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आउट करनी है, लेकिन मेरा और उसका वक्त का डिफरेंस है। वो 4 सालों में डेप्रिशिएट कर रहा है, मैं 5 सालों में डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। उससे मेरे 1-1 साल का रिजल्ट फ़र्क आ रहा है, लेकिन मैं अगर 5 सालों को एग्रीगेट कर लूँ, तो मेरा रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई थी, जहाँ से बात शुरू हुई थी, उसे कहा था उसने परमानेंट डिफरेंस। भाईजान, परमानेंट डिफरेंस ऐसा डिफरेंस होता है जो कि आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट को कभी भी बराबर अब हम फ्यूचर में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे, आपने सैलरीज को कैश में पे कर दिया। सो आपकी सैलरीज किस में पे हो गई हैं? कैश में। अब आपको पता है कि अगर आपकी सैलरीज, चाय देना मुझे, ये भी देना मेरे हाथ खुश्क हो रहे हैं। हाँ। आपकी अगर सैलरी जो है वो अगर कैश में पे हो गई हैं, तो हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के आए हुए हैं कि ये जो कैश की सैलरीज हैं आपके लिए एडमिसिबल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। बेशक आपने सैलरियां दी हैं, लेकिन टैक्स वाला कहता है कि मैं तो इसको एक्सपेंस नहीं मानता। अब टैक्स वाला इसको एक्सपेंस नहीं मानता, अकाउंटेंट इसको एक्सपेंस मानता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात कभी भी नहीं होगी कि अगले साल में, उससे अगले साल में, उससे अगले साल में हमारे पास दोबारा से दोनों के प्रॉफिट बराबर हो जाएंगे। ऐसा डिफरेंस जो कभी भी टैक्स वाला और अकाउंटिंग का जो डिफरेंस है कभी भी टैली ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट डिफरेंस कहते हैं। तो ये सिर्फ परमानेंट डिफरेंस को डिफाइन कर रहा हूं। याद रखिएगा, डेफर टैक्स जो है वो हमेशा टेम्पररी डिफरेंस के ऊपर, टाइमिंग डिफरेंस के ऊपर क्रिएट किया जाता है, वो परमानेंट डिफरेंस के ऊपर क्रिएट नहीं किया जाता। मैं आपसे इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी डिस्कस कर सकता हूं कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर हमारे पास फर्दर टाइमिंग डिफरेंस की एग्जांपल दे सकता हूं। वो कहता है कि आपके पास प्रॉफिट आपका क्या है? 10,000 रुपया है, वही 10,000 का प्रॉफिट है। आपने यहां पर कोई एक पेमेंट की है टैक्स वाले के मुताबिक, आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दे दी हैं 4,000 रुपए की, जिसमें से 3,000 की सैलरियां इस साल से रिलेट करती हैं और 1,000 रुपए की सैलरियां अगले साल से रिलेट करती हैं। आप यहां पर जब अपनी अकाउंटिंग करेंगे तो आप यहां पर क्या लेस करेंगे? 3,000 लेस करेंगे। आपका प्रॉफिट क्या आएगा? 7,000। टैक्स वाला कहता है मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि तुमने एडवांस सैलरी पे की है या तुमने कैसे पे की है। मैं तो ये कह रहा हूं कि 10,000 और मनफी करो 4,000 मेरी वर्किंग के लिए, चूंकि तुमने जो सैलरी पे कर दी वो अब वो पे कर दी और बात खत्म। हाँ जनाब, इस साल का फर्क तो आ गया। मेरा प्रॉफिट 7,000 का है, उसका प्रॉफिट 6,000 का है। अगले साल क्या होगा? मैं अगले साल जो मैंने ये एडवांस सैलरी पे की हुई है, मैं अगले साल इसको यहां पर एक्सपेंस में ले रहा हूंगा। टैक्स वाला अगले साल इस 1,000 रुपए को दोबारा से एक्सपेंस क्लेम करने नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट ईयर में जाके मेरा और उसका प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए का। ओ भाई, यहां तेरा प्रॉफिट का डिफरेंस 1,000 रुपए का था, अगले साल में जाके अब टैक्स वाले का प्रॉफिट 1,000 रुपया ज्यादा होगा, तेरा प्रॉफिट 1,000 रुपया कम होगा। लीजिए एक और एग्जाम्पल आ गया आपके पास टाइमिंग डिफरेंस की। ऐसे ही मुझे रेंट मिला, और मुझे जो रेंट मिला उसको मैंने इन एडवांस रेंट आया मुझे किसी कंपनी से, जिसको मैंने अपनी बिल्डिंग एडवांस पे दी हुई थी। उसने मुझे 2 सालों का इकट्ठा रेंट दे दिया 20,000 रुपया। मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा साल 1 और 2, साल 1 में 10,000 रुपया इनकम बनाऊंगा, साल बी में भी 10,000 रुपया इनकम बनाऊंगा। टैक्स वाला कहता है कि नहीं भाई, तेरी पास जैसे ही इनकम आ गई मेरे लिए पहले साल इनकम पूरी हो गई, अगले साल वो इनकम नहीं बनाएगा। अगर मैं साल नंबर 1 देखूंगा तो टैक्स वाले की इनकम 20 होगी, मेरी इनकम 10 होगी। लेकिन जब मैं साल नंबर 2 देखूंगा तो मेरी इनकम फिर 10 होगी साल, और टैक्स वाले की इनकम 0 होगी। और अगर मैं दोनों सालों को इकट्ठा कर लेता हूं तो फिर टैक्स वाले की भी इनकम 20,000 है, मेरी इनकम भी 20,000 है। ये एग्जाम्पल है जिसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल है टाइमिंग डिफरेंसेस की एग्जाम्पल है। तो आई एम श्योर आपको यहां पर यह बात जरूर समझ आ गई होगी कि डेफर्ड टैक्स होता क्या है। यहां पर मैंने आपको उसके टी अकाउंट से डेफर्ड टैक्स को क्रिएट भी करवाया, और मैंने टी अकाउंट से क्रिएट करवा के उसे खत्म भी किया। आपको समझाने की कोशिश की कि टेम्पररी डिफरेंस क्या होता है, यानी कि टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, परमानेंट डिफरेंस क्या होता है। आप देख सकते हैं कि हम यहां पर जो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं,
कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस से पैदा कर रहे हैं। हमने अपने डेफर्ड टैक्स की जो वर्किंग कैलकुलेट की, जो हमने अपना डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट किया, ये हमने कहां से किया? प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जाके ये 150 कैलकुलेट किया, और फिर इससे हमने क्या फिगर निकाली? इससे हमने अपनी बैलेंस शीट की फिगर निकाली। इस मेथड से हम प्रॉफिट एंड लॉस मेथड भी कहते हैं। डेफर्ड टैक्स की कंप्यूटेशन के दो मेथड होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस मेथड होता है और एक डेफर्ड टैक्स को कैलकुलेट करने का बैलेंस शीट मेथड होता है। मैंने आपके साथ यहां पर प्रॉफिट एंड कब दे देना, मैंने आपके साथ कब पकड़ा दे वैसे ही, मैंने आपके साथ यहां पर जो मेथड डिस्कस किया है वो मैंने डेफर्ड टैक्स का प्रॉफिट एंड लॉस मेथड डिस्कस किया है। सो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। इससे पहले वो बात आप क्वेश्चन पूछे, छोटी सी बात, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के अंदर आपने देखा कि हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और बस 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 हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करके हम प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं, और फिर आपने देखा कि डेफर्ड टैक्स आखिरकार निल हो जाता है। मैंने बताया कि डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस का मेथड और एक बैलेंस शीट का मेथड। यहाँ पे ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपको अगर ये समझना है कि डेफर्ड टैक्स होता क्या है, तो वो ये वाली बात समझ आता है। बैलेंस शीट मेथड से आपको ये समझ नहीं आएगा कि डेफर्ड टैक्स जो है वो चीज क्या थी। हमने आज प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से डेफर्ड टैक्स की अंडरस्टैंडिंग सीखी, आपको समझ आ सके कि भाई टैक्सेशन की फिगर जब हम निकालते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट पे, तो मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ जब उसको मैं मैच करता हूं तो डिस्टॉर्शन क्या आ रही है। आपने देखा हमारा प्रॉफिट जो था वो बराबर नहीं था, टैक्सेशन वाले ने अपने मुताबिक डिडक्शन चार्ज कर दी थी। हमने उस डिस्टॉर्शन को खत्म करने के लिए डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट लिया। हमने करंट टैक्स तो टैक्सेशन के प्रॉफिट पे निकाला, लेकिन हमने टैक्स एक्सपेंस निकाला अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट पर, और फिर टेम्पररी डिफरेंस और टाइमिंग डिफरेंस को रिवर्स करने के लिए डेफर्ड टैक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उससे हमने अपनी डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज किया। यहां से हमें यह समझ में जरूर आ गया कि डेफर्ड टैक्स होता क्या है। लेकिन मैं आज आपको एक बात अहम बताने जा रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस मेथड जो है वो आपको स्टैंडर्ड ने कैलकुलेशन ऑफ क्वेश्चन के लिए आप पर एप्लीकेबल नहीं है। आपको वो स्टैंडर्ड की ये परमिटेड चीज नहीं है। ये डिस्क्लोजर्स के लिए, समझने के लिए तो समझ में आता है, बट टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स हमें बैलेंस शीट मेथड सीखना पड़ेगा। वो जो मैं डेफिनेशन छोड़ के आया हूं ना, वो सारी की सारी डेफर्ड टैक्स बट थ्रू द बैलेंस शीट मेथड की डेफिनेशन है। लेकिन जो ये आपने बात सीखी है, ये मकसद कहने के मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आप डेफर्ड टैक्स निकालेंगे तो डेफर्ड टैक्स निकालते वक्त आप बैलेंस शीट मेथड को इस्तेमाल करते हुए डेफर्ड टैक्स निकालेंगे। वो मेथड क्या है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और उस मेथड को इस्तेमाल करके आपको डेफर्ड टैक्स निकालना है। आप बैलेंस शीट की फिगर निकालेंगे और बैलेंस शीट की फिगर से आप कहां पहुंचेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर तक। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि जो अभी तो मैंने बोर्ड पे जो कैलकुलेशन की है बड़ी आसान सी है, लेकिन हमें परमानेंट डिफरेंसेस को सेपरेट करना पड़ता है और टाइमिंग डिफरेंसेस को सेपरेट करना पड़ता है। परमानेंट डिफरेंसेस को ऊपर डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी वर्किंग बन जाती है। लेकिन जब हम बैलेंस शीट मेथड की बात करते हैं तो वहां पर हम दोनों चीजों को आसानी के साथ एक स्पेसिफिक मेथड में इस तरह समो लेते हैं कि हमें अपनी कंप्यूटेशन वर्किंग बहुत रिड्यूस करनी पड़ती है। बट वो बात आगे जाएगी तो समझाऊंगा। आज की बात यहीं तक ही रखना चाहता हूं कि डेफर्ड टैक्स क्या है, करंट टैक्स क्या है, टैक्स एक्सपेंस क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या है, डेफर्ड टैक्स की लॉजिक क्या है, हम क्यों इसको डेफर्ड टैक्स कहते हैं, और ये क्या है डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट कैसे बनता है। यहां तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आइएगा जी। फैज भट्टी ने हाथ खड़ा किया था, पूछें बेटा। वो सो तो नहीं गए सारे? सुबह का टाइम है, पता चल सब सुते हो। असदुर रहमान, हुमैरा, फैज भट्टी और पुत्र सुते था नहीं पे सारे? हेलो, असदुर रहमान को जगाओ, ये तो सुबह सुबह भक्ति को सो जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्लियर हो गया था पॉइंट। डेफर्ड टैक्स का मैंने भी पढ़ाया नहीं था, तू सवाल पूछने लग गया। सामने मैंने पढ़ाने का मौका दिया कर, तुसी पढ़ाने तो पहले ही सवाल पूछने लग ठीक है जाते। सर। असदुर रहमान,
अब्दुल रहमान अपने गाँव गया हुआ है। सर हाँ, उठ गए हो? नहीं सर, कितने भी समझ आया कुछ? हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। ऐसा आवाज आ रही है। अब्दुल रहमान माइक कर लो ठीक, अपना, तेरी मेहरबानी है। जी सर समझ, हाँ जी, जी जी सर समझ आ गई है। गुड है। मेरा सर बात सर सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं। चलो कोई मसला नहीं। जी मेरा सर आ गई है समझ। जी सर आ समझ, गई है। करंट टैक्स, डेफर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस का फर्क समझ आ गया है। जी करंट सर, टैक्स जो है वो किस पे लेते हैं? टैक्सेबल प्रॉफिट पे। टैक्सेबल प्रॉफिट पे। और जो टैक्स एक्सपेंस होता है वो करंट टैक्स और डेफर टैक्स का मजमुआ होता है। ऐड करने के बाद डेफर होता है टैक्स की फिगर निकाली जाती है कि ऐसा टैक्स एक्सपेंस डिस्पोर्शन का। निकल आए जिससे डिस्टॉर्शन खत्म हो जाए और हमें वो टैक्स की फिगर निकाल लें जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट पे आनी चाहिए थी। और सर ये एक किस्म की रिकॉन्सिलिएशन की तरह। कह सकते हो डिस्टॉर्शन ही खत्म करनी है, इसलिए हमने कहा अकाउंटिंग मिसमैच को खत्म करने का ये हमारी एंट्री है। इसका कोई ताल्लुक टैक्सेशन वालों से नहीं है, ये हमारी घर की एंट्री है जो हमने फॉर द टाइमिंग इसको रिकंसाइल करने के लिए खड़ा कर लिया, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब रिवर्सल होगी तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं? जी सर। उसके बाद हमने सीखा टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है। समझ आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो अकाउंटेंट निकालता है एज पर स्टैंडर्ड्स। टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सर जो टैक्स मतलब टैक्स के रूल्स के मुताबिक जो निकलता आप है। लोगों ने टैक्सेशन पढ़ी है? आप लोगों ने? सर जी पढ़ ली है। अहमद साहब ने आपको कंपनी अकाउंट कराया? सर जी कंपनी की। जी कंपनी अकाउंट इनके सिलेबस में नहीं है? सॉरी, इंडिविजुअल का बिजनेस अकाउंट कराया है? जी सर वो की है। उसमें आप लोगों ने पार्टनरशिप का भी। टैक्सेबल अकाउंट और टैक्सेबल प्रॉफिट निकालना सीखा था, ये डेप्शन एड बैक करके? जी सर वो एडमिजिबल इनएडमिजिबल करके वो सारा निकाला था हमने। तो वो जो अहमद साहब ने आपको सिखाया था ना, वो एंगी चिड़िड़ी कांवड़ा नहीं था, वो यहाँ पे इस्तेमाल करना है, वो अकल इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। वो मुझसे दोबारा क्यों जी करा लिया सर सारा काम? इनको डबल फीस चार्ज करो। मैंने इन्होंने अहमद साहब से भी पढ़ ली ये चीज, इन्होंने मुझसे भी पढ़ ली ये चीज, डबल फीस चार्ज करो इनको इस दफा। ठीक होगी बात। ये शेड्यूल समझ आया? टी अकाउंट की एंट्री समझ आई मैंने कैसे बनाई है? जी सर। चलो, दैट इज गुड। और किसी और का कोई मसला, किसी और का मुसीबत? नहीं? आना जरा जनाब, किताब पे आना। अभी सारी कहानी हमारी क्लियर हो गई। हमने हमने परमानेंट डिफरेंस सीख लिया, हमने टाइमिंग डिफरेंस सीख लिया, बट हमने अभी ये तो हमारी, मैंने कहा आपके साथ कि जो टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स एसेट, पिछली पे आना, ये सब जो एग्जांपल मैंने छोड़ के आया हूँ ये आपकी है बैलेंस शीट मेथड की। जब बैलेंस शीट मेथड की कंप्यूटेशन सीखेंगे तो उस वक्त मुझे कोई ये सवाल ना करे कि सर डेफर्ड टैक्स क्या होता है। डेफर्ड टैक्स क्या होता है ये मुझसे अब पूछे, मैंने अब बताया आपको डेफर्ड टैक्स क्या होता है। जब हम बैलेंस शीट मेथड से जाकर डेफर्ड टैक्स निकालेंगे तो सिर्फ हमने ये सीखना है कि सर ये कंप्यूट करने का तरीकाकार। मैंने आपको बता दिया डेफर्ड टैक्स की दो तरीकाकार थे कैलकुलेट करने के। ये मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस किया है, एवी नहीं किया, किताब में भी इसको शेयर किया गया है। लेकिन आपके यहाँ, जब आपके यहाँ नहीं, जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जब हम अब डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम बैलेंस शीट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वो मेथड डेफर्ड टैक्स निकाल तो देता है लेकिन समझ नहीं आती कि ये हमने ऐसा क्यों किया है। तो ये क्यों का जवाब देने के लिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से डेफर्ड टैक्स को समझ लिया जाए कि ये बीमारी है क्या। जनाब आगे लेके चलिएगा, जरा देखेंगे हमारे पास अगले सफे में क्या लिखा हुआ। अब जो हम बात करके चलेंगे, जो कि मैंने आपसे जेनेरिक लेक्चर कंक्लूड किया, अब हमारी अगली जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर है कि हमने अंडर एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, टैक्सेशन के इफेक्ट कैसे लेके चलते हैं। नाउ टैक्स कंप्यूटेशन की बात कर रहा है, आगे चलेगी, मैं आपसे बात मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे बात कर ली। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम कहते हैं किस तरह हम टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम सारी इन एडमिसिबल डिडक्शंस ऐड करते हैं और जो एडमिसिबल होती है उनको लेस कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको टैक्सेबल प्रॉफिट पे पहुंच जाते हैं, उस पर हम टैक्स का रेट निकालते हैं और हमारा टैक्स निकल आता है, इसको करंट टैक्स कहते हैं। यही बात अभी हमेरा ने हमें बताई, यही बात आपको अहमद जब्बार साहब सिखा के मर गए हैं, और यही बात मैं आज दोबारा आपसे बता रहा हूँ कि भाईजान टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से चलते हैं और टैक्सेबल प्रॉफिट तक पहुंचते हैं, एडमिसिबल डिडक्शन को लेस करते हैं और इन एडमिसिबल को हम ऐड बैक कर देते हैं। आगे चलिएगा जनाब, इसका छोटा सा एग्जांपल दी हुई है, आगे चलिएगा। ये एग्जांपल आप पर मैंने वारद कर दी। आगे चलिएगा, यहाँ पर ये एग्जांपल नंबर 2 भी आपको चली गई। पीछे था, पीछे आई एक मिनट,
यहाँ पर हमारे पास ये डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग है, डाउटफुल डेट की अकाउंटिंग है, तो हमने लाख और 15,000 ऐड बैक कर देना है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि 1.5 लाख और 5,000 लेस कर दो, तो हमने 1,55,000 रुपया हमने हमारा एडमिसिबल आ गया। तो एडमिसिबल और नॉन एडमिसिबल का कॉन्सेप्ट है जो आप लोग पहले बहुत डिटेल से इन बातों को सीख चुके हुए हैं, डिस्कस कर चुके हुए हैं, और उसके ऊपर जब हम रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे टैक्सेबल प्रॉफिट पे, तो क्या बनेगा? करंट टैक्स। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। कुछ सवाल आप पे छोड़ के जा रहा हूं, टैक्स बेस की बात अभी नहीं करूंगा आपके साथ, आगे छोड़ देते चलें जी। यहां पर ये वाली बात आज जरूर करूंगा, ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट। करंट टैक्स के अंदर जब हम बात करके चल रहे थे करंट टैक्स की, तो करंट टैक्स के अंदर दो किस्में, यार उसने इतनी की चीनी डाली है ना इसके अंदर, यकीन करके पीनी मौखी हुई मेरे वास्ते। बस रहने दे, ये उठा ले। एक एक शरबत, ये शरबत रूह अफ़ज़ा से भी आ गया। हम जब टैक्सेशन की बात करके चलते हैं, तो टैक्सेशन की बात करते वक्त मैं सिर्फ आपके साथ एक डिस्क्लोजर बनाना चाह रहा हूं। तो हम जब अपने पास यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो हमारे पास यहां पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अच्छा जी, फिर हमारे पास यहां पर आएगा टैक्स, उसे हम कहेंगे करंट यहां पे हम लिखेंगे टैक्सेशन, और यहां पे लिखेंगे करंट। करंट के करंट टैक्स, और करंट टैक्स के फिर दो हिस्से बनेंगे, एक को कहते हैं फॉर द ईयर और एक को कहते हैं प्रायर। तो यहां पर फॉर द ईयर आएगा, यहां पर प्रायर आएगा, इन दोनों का मजमुआ यहां पर करंट टैक्स आ जाएगा। और फिर लिखेंगे यहां पर डेफर्ड, और जो भी डेफर्ड की फिगर आएगी वो यहां पर आ जाएगी, और इन दोनों का जो मजमुआ होगा जिसको हम यहां पर लिखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये फिगर क्या है? दैट इज टैक्स एक्सपेंस। नाउ आपके साथ टैक्स एक्सपेंस डिस्कस हो गया, डेफर्ड डिस्कस हो गया, करंट फॉर द ईयर डिस्कस हो गया, प्रायर डिस्कस नहीं हुआ। प्रायर बेसिकली क्या होता है? प्रायर ये होता है कि हमारे यहां जब हम अपनी टैक्सेशन की प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं, तो ये एक एस्टिमेट होता है। इस एस्टिमेट को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम कल अपनी फिगर देखेंगे, तो ये एस्टिमेट बढ़ भी सकता है और ये एस्टिमेट कम भी हो सकता है। ये जो एस्टिमेट बढ़ भी सकता है और ये जो एस्टिमेट कम भी हो सकता है, इसकी वजह ये नहीं होती कि हमने गलती की है, बल्कि ये प्रोविजन की एडजस्टमेंट होती है। और IAS 8 ने कहा था कि इफ देयर इज अ चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट, द चेंज शुड बी रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, हेल्ड दैट चेंज इज नॉट बीइंग रिक्वायर्ड। तो कहता है कि अगर आपने इसी चीज को एस्टिमेट किया हो और वो एस्टिमेट फ्यूचर में जाके रिवाइज हो रहा हो, तो हमें उसको उसी क्लासिफिकेशन में फ्यूचर में शो करना चाहिए जहां पर हम उसको पिछले सालों में शो करते, अगर हमें अपना एस्टिमेट रिवाइज करने की जरूरत ना पड़ती। तो भाई पिछले सालों के अंदर अगर मैंने करंट टैक्स की फिगर ठीक कैलकुलेट की हुई होती, तो मैं उसको करंट टैक्स में शो करता। अब चूंकि हम फ्यूचर में गए हैं, तो फ्यूचर में जाके पता चला कि करंट टैक्स का एस्टिमेट में हमें रिवीजन करनी पड़ेगी, तो ये प्रायर की फिगर वो है जो कि उस रिवीजन को लेके चलती है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, दोबारा आइएगा जी शीट के ऊपर। क्या हुआ यहां पर? वो ऊपर लाइन खत्म करिए, वो मेरी छोटा कर दिया। वो ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट ऑफ टैक्सेशन, वो इसको कहता है ओवर एस्टिमेशन या कहता है अंडर एस्टिमेशन। मकसद ये कि हमारे पास बाज दफा जब हम अपनी प्रॉफिट की बात करके चलते हैं, तो मैं अपने पास कहता हूं कि मेरा प्रॉफिट 4,60,000 रुपया है, उसमें मार्कअप 60,000 का आया, प्रॉफिट इतने का बन गया, और मैंने उसके ऊपर अपना टैक्स निकाला। जब हमारी असेसमेंट के लिए जाते हैं, तो मुमकिन है, लेकिन हमने कहा था करंट टैक्स की एंट्री क्या होती है? हमने कहा था करंट टैक्स की एंट्री होती है, हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं और टैक्स पेएबल को क्रेडिट करते हैं। तो बेसिकली ये टैक्स की प्रोविजन है। अब जब हमारी ये फिगर टैक्स वालों की फिगर ये कैलकुलेट करके टैक्सेशन अथॉरिटीज के पास पहुंची, तो उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक असेसमेंट की और पता चला कि एक ऐसा रिफंड था जो मैंने अकाउंट फॉर नहीं किया हुआ था। तो मैंने जो टैक्स पेबल की फिगर अपने दिमाग में सोची थी ₹1,00,000 है, वो रिफंड जब मेरे सामने आया असेसमेंट के दरमियान में, तो वो ₹1,00,000 नहीं रहा, बल्कि वो 80,000 रह गया।
एंड वाइस वर्सा। जब मैंने समझा कि मेरी असेसमेंट के मुताबिक मेरा टैक्स पेबल 1 लाख निकलता है, लेकिन जब उन्होंने वर्किंग देखी तो पता चला कि कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मैंने कंप्यूटेशन करते वक्त उसकी फिगर ठीक नहीं ली हुई थी। मैंने उनको समझा था कि मेरे पास जो मुझे सेल टैक्स है वो तो चलो मेरा रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने कुछ और ड्यूटीज और बाकी चीजों को भी सेपरेट कर दिया हुआ था, जबकि वो मेरा रेवेन्यू का पार्ट था एज पर इनकम टैक्स लॉ। और उसकी वजह से मेरी टैक्स पेएबल की फिगर, उसकी वजह से मेरे रेवेन्यू की फिगर, उसकी वजह से मेरे प्रॉफिट की फिगर बढ़ गई। और जब मेरे प्रॉफिट की फिगर बढ़ गई, मेरे टैक्स पेएबल की फिगर बढ़ गई, मेरे रेवेन्यू की फिगर बढ़ गई, तो अब मुझे इसका मतलब पिछले साल की असेसमेंट के अंदर मुझे फर्दर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये फर्दर टैक्स जो है ये मुझे पे करना भी पड़ सकता है और मेरी एडजस्टमेंट भी हो सकती है। जिस तरह इस क्वेश्चन में कहता है अंडर एस्टिमेट, हमने पिछले साल में 3,000 रुपया टैक्स अगर कम पे किया था तो ये अगले साल में जाके आपके लिए टैक्स पेएबल बन जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि हमारे पास जो भी इंक्रीज या डिक्रीज की फिगर आएगी वो हमारे पास टैक्स पेएबल की फिगर के अंदर ऐड हो जाएगा और फिर हमें उसके ऊपर टैक्सेशन चार्ज करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिएगा कहता है जनाब टैक्सेशन फॉर द करंट हमारी ये थी, पिछले साल का ये करंट टैक्सेशन कैसे निकाली? करंट टैक्सेशन निकालने के लिए हमने इस साल का प्रॉफिट लिया, इस साल के प्रॉफिट के ऊपर हमने टैक्स की फिगर निकाल ली। पिछले साल की असेसमेंट में हमें पता चला कि 6,000 रुपया टैक्स ज्यादा दिया हुआ है तो हमने यहाँ से लेस कर दिया और हमारा करंट टैक्स नेट फिगर के फॉर्म पे आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो फॉर द पीरियड एक्सपेंस आ रहा है वो अब 1,08,000 आ रहा है। ये उसने टैक्स पेबल का अकाउंट खोला, ये देखिएगा टैक्स पेबल का अकाउंट खोलता हूं, ओपनिंग पेबल कितने का आ रहा है मेरे पास? 70,000 रुपए का। इस साल की टैक्स पेबल की फिर कितने की आ रही है? 1,08,000 रुपए की। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? मैंने इस साल कितनी पेमेंटें की हैं? कहता मैंने इस साल 1,23,000 की पेमेंटें की हैं, तो फिर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो अगर आप इसको टी अकाउंट में बना लें तो ये ज्यादा आसान काम है। ओपनिंग ये टैक्स पेबल का अकाउंट बनाया हुआ है, ये फाइनेंशियल पोजीशन की जो वर्किंग की बात कर रहा है ये क्या है? ये बेसिकली तौर के ऊपर टैक्स पेबल का अकाउंट है। ये दर हकीकत क्या है? ये टैक्स पेबल का अकाउंट है। मैं अगर यहाँ पर टैक्स पेबल का अकाउंट बना देता हूँ तो वो बड़ी आसानी से आप बात समझ सकेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर मेरे पास ये टैक्स पेबल है। अगर टैक्स पेबल का अकाउंट में यहाँ पर क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। फॉर द ईयर की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और टैक्स पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉर द ईयर। तो आपका फॉर द ईयर टैक्स आ गया। जब भी पेमेंट करोगे एंट्री क्या करोगे? टैक्स पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो यहां पर मेरी सारी की सारी क्या आ जाएंगी? पेमेंट्स आ जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे क्या निकल आएगा? मेरे पास यहाँ पर मेरा क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा। नहीं जनाब, सिंपल सा टी अकाउंट है, वो अपनी पूरी अंग्रेजी पूरी जा रहा है और हम परेशान हो जा रहे हैं कि ओए होए होए पता नहीं क्या हो गया। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो बना करंट टैक्स के ऊपर जो हमारे पास जो डिस्कशन प्लेटफॉर्म था वो क्या था? डिस्कशन प्लेटफॉर्म ये था कि अगर पिछले सालों का ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट फिगर आ जाती है तो उसको भी हम लोगों ने अपने पास एडजस्ट करना है। मैं इसको जो आपके पास ये मैंने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आपके साथ बात कही, इस प्रेजेंटेशन को अगर आप देख के चलें तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे फॉर द ईयर का टैक्स कितना था? वो 10,000 रुपया। और अगर प्रायर पीरियड का पिछले साल का टैक्स जो था जिसको मैंने कहा ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट, वो 2,000 रुपया फर्दर पे करना पड़ गया तो ये 2,000 आ जाएगा। और यहाँ पे फिगर क्या आ जाएगी? यहाँ पे फिगर 12,000 की बन जाएगी। तो अगर यही फिगर हमने पहले ज्यादा पिछले साल एक्सपेंस कर दी थी, कम एक्सपेंस करनी है तो यही फिगर विद इन ब्रैकेट आ जाएगी और ये फिगर यहाँ पे क्या रह जाएगी? 8,000 रह जाएगी। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे होएगी? प्रॉफिट एंड लॉस की प्रेजेंटेशन होएगी टैक्सेशन, करंट टैक्स के दो हिस्से, एक इस साल का फॉर द ईयर और एक अगर ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट है तो प्रायर पीरियड का, और दोनों को इकट्ठा करके करंट टैक्स ही कहेंगे। और फिर इसको कंपेयर करेंगे टैक्स एक्सपेंस से। टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? डेफर्ड टैक्स और इसका मजमुआ। डेफर्ड टैक्स की फिगर यहां पर आएगी जो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये मेरी फिगर बन जाएगी टैक्स एक्सपेंस की। ये आपकी प्रेजेंटेशन है फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फिगर कैसे निकालनी है। ये मैंने आपके सामने टैक्स पेबल का अकाउंट बना दिया। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होगा जो इस साल की हमारी करंट टैक्स, यहाँ पे फॉर द ईयर में क्या फिगर आती है याद रखिएगा, ये फिगर सिर्फ और सिर्फ करंट टैक्स की आती है, क्योंकि आपको मैंने डेफर्ड टैक्स की एंट्री और डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट सेपरेट बनवा के दिया है। मैंने आपको बताया कि टैक्स पेबल में सिर्फ करंट टैक्स और करंट टैक्स की से रिलेटेड पेमेंट आती है। डेफर्ड टैक्स की पेमेंट नहीं हुआ करती, वो सिर्फ और सिर्फ, हमारा ने ठीक कहा, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकंसिलेशन की एंट्री है, वो कोई टैक्सेबल की या टैक्स पेबल की एंट्री नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकंसिलेशन की एंट्री है कि आप अपने डिस्टॉर्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास टैक्स पेबल की फॉर्म में ये फिगर आती है। तो बेटा जी, कमिंग बैक टू द बुक, हमने यहां पर आज की डेट के अंदर अपना टैक्सेबल प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट, इस सबको सीखा।
यहाँ तक हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट सीखा, टैक्सेबल प्रॉफिट सीखा, करंट टैक्स सीखा, करंट टैक्स को कैलकुलेट करना सीखा, और करंट टैक्स के ऊपर हमने ये सीखा कि हम अगर ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट हो फिर कैसे लेके चलेंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस मेथड का इस्तेमाल करते हुए डेफर्ड टैक्स निकाला, और हमने समझा कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, और फिर हमने प्रॉफिट सीखा कि टैक्स एक्सपेंस किसे कहते हैं, दोनों को ऐड करके हमारे पास टैक्स एक्सपेंस बन के आता है। फिर हमने इस बात की वर्किंग को बना के सीखा कि जो हमारे पास डेफर्ड टैक्स होता है उसके अंदर दर हकीकत ये डेफर्ड टैक्स एक दिन खत्म हो जाता है। ये टाइमिंग डिफरेंस होता है, जब कभी 5 साल 10 साल 12 साल अगर हम सब चीजों को एक्यूमुलेट कर लें तो हमारा प्रॉफिट आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होके नलीफाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और फिर हमने ये भी सीखा कि जब परमानेंट डिफरेंस होता है वो वापस कभी नहीं होता। फिर हमने एक शेड्यूल की वर्किंग बना के सीखी कि हमने उसमें साबित किया डेप्रिसिएशन के साथ कि किस तरीके के साथ डेफर्ड टैक्स जो है और किस तरीके के साथ जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है और जो टैक्सेबल प्रॉफिट है वो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन 5 सालों बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ बराबर होके नल हो जाते हैं। तो जहां तक आपकी बात खत्म होती है, यहां से आगे हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन सिर्फ अब ये होगी कि डेफर्ड टैक्स क्या होता है, ये नहीं होगी। वो हमने सीख लिया व्हाट इज अ डेफर्ड टैक्स। ये देखिएगा, ये सारी कहानियां मैं आपके साथ कर चुका हूं, ये सारे शेड्यूल बना चुका हूं आपके साथ डेफर्ड टैक्स के। तो मेरी आपके साथ ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। उसने कहा 2 तरीकों से होता है, बैलेंस शीट मेथड से, स्टेटमेंट मेथड से, ये करवा चुका हूं आपको। और हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस मेथड जो है वो सीख लिया है। मैंने आपके साथ, अगर सिंपल वर्ड, जब मैं कल इसको हाथ लगाऊंगा, मैंने यहां से आपके साथ जो चीज सीखनी है या सिखानी है आपके साथ, वो मैंने आपके साथ कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स थ्रू द बैलेंस शीट मेथड। मतलब ये कि अगर आप मुझसे ये पूछते हैं व्हाट इज डेफर्ड टैक्स, हमने कर लिया। डेफर्ड टैक्स की कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिएगा वही प्रॉफिट एंड लॉस का मेथड, वही 3 सालों की बात, वही कैलकुलेशन हमने सीख ली। उसके बाद उसने उसी को कंप्यूट करके बताया, वो हमने बात करके सीख लिया। उसके बाद इसकी अंग्रेजी आ रही है। फिर यहाँ पर 2 पर्सपेक्टिव आए कि डेफर्ड टैक्स हम पीएल से भी निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट से भी निकाल सकते हैं, बता दिया आपको। और फिर यहाँ पर उसने ये वाली एग्जांपल का पोर्शन अभी मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि ये बैलेंस शीट मेथड है, इसमें ये टैक्स बेस्ड और ये कहानी यहाँ शुरू करके चलनी है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड के मुताबिक वो फिगर निकालता है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाली बात हम कर चुके हैं। हमने देखा था कैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से डेफर्ड टैक्स निकाल के लेके चलता है, तो ये बात हम कर चुके हैं। तो हम पीएल वाली साइड के ऊपर बात नहीं करके चलेंगे, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव को सामने रखते हुए डेफर्ड टैक्स की कंप्यूटेशन सीख के चलेंगे। ये हमारी बात आपके साथ पेंडिंग है। यहां से मैं बात को लेकर चलूंगा कि हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन प्रोस्पेक्टिव यानी कि बैलेंस शीट मेथड से डेफर्ड टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। जो मेरे वो आज के शेड्यूल हैं, जो आज की वर्किंग है, वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन नहीं तो फिर थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अब मंडे को मेरी मुलाकात होगी। कल की वैसे ही ऑफ है, और सैटरडे को क्यूम साहब आपके साथ क्लास देंगे, ठीक है। और आपकी जो डेफर टैक्स की हम तुम कई क्वेश्चन रह गए, मेरा ख्याल में कितने क्वेश्चन रह गए। अगर कोई आपके पुराने कोई कंसोलिडेशन से क्वेश्चंस हैं तो वो सैटरडे वाली क्लास में क्यूम साहब से कंक्लूड कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसको दोबारा इसके ऊपर टाइम नहीं मूव करके चलेंगे, क्योंकि फिर हम जिस तरह मैं डेफर टैक्स आगे लेके चल रहा हूँ तो क्यूम साहब आपके साथ डेफर टैक्स के क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो आपसे स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला सैटरडे वाली क्लास में आप अगर अभी भी कंसोलिडेशन में आपका कोई क्वेश्चन है, अभी भी आपका कोई इक्विटी मेथड में क्वेश्चन है, अभी भी कंसोलिडेशन प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क हिम। वो लेक्चर मैंने इसी काम के लिए उनका रखा है ताकि वो आपका प्रॉब्लम ना आए, हम कोई जल्दी या काली ना करके चलें। यहां से हम बात जो है वो इंशाल्लाह ताला कंसोलिडेशन, हमारी आज डेफर्ड टैक्स का करंट टैक्स का पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया। हमने जो बात करके चलनी है वो डेफर्ड टैक्स और डेफर्ड टैक्स विद द बैलेंस शीट अप्रोच। मेरी कोशिश है जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीक में आपका सिलेबस इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। हमारे 3 से 4 लेक्चरों का काम पड़ा है। प्रैक्टिस आप सारी जिंदगी करते रहें, कभी खत्म नहीं होकर चलेगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सैटरडे की क्लास भी अटेंड करें और मंडे वाली क्लास में हम डेफर्ड टैक्स को आगे लेके चलेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।